नमस्कार दोस्तों, साइको स्पिरिट पर मैं ब्रिजेंद्र चौधरी। आज एक कहानी सुनते हैं। देखो, दो दोस्त थे, एक बीके और एक डीके। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और दोनों हमेशा साथ रहते, चाहे कोई सुख का पल हो, चाहे दुख की चीज़ें हों, कोई भी समस्या आई उसका दोनों मिलकर बहुत आसानी से समाधान निकाल लेते थे। लोग उनकी मित्रता की चर्चा करते थे कि मित्रता बहुत अच्छी है। दोनों में एज गैप भी था, करीब 5 इयर्स के आसपास। उसके बावजूद भी वो एक दूसरे की बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते थे। ये सब चल रहा था, दोनों साथ में मिलके कुछ काम धंधा भी करते थे। कोविड आया, कोविड का दौर देखा, उसके बाद भी चीज़ें वैसे के वैसे ही रही, दोनों में कोई दूरी नहीं आई। लेकिन कोविड के बाद जब धीरे धीरे समय निकलता गया, चीज़ों को दोनों मिलके संभालते गए। इसी दौरान, यानी कि इनकी मित्रता के दौरान ही, ये पीरियड है करीब 4 साल का, एक एस के नाम का व्यक्ति इन दोनों के संपर्क में आता है। और पहले वो कभी कभी मिलता था, लेकिन कुछ समय बाद वो कुछ ज़्यादा मिलना जुलना शुरू कर दिया। जब मिलना जुलना ज़्यादा शुरू हुआ तो उसने डीके को पकड़ा। डीके को क्यों पकड़ा? क्योंकि डीके की एक कमजोरी ये थी कि एक तो वो व्यक्ति कान का थोड़ा कच्चा था, दूसरा उस व्यक्ति में क्रोध अधिक था, तीसरा स्वयं के विवेक को जहां उपयोग करना चाहिए वहां उपयोग ना करके अन्य डायरेक्शन में उपयोग करता था। लेकिन बीके और डीके के ये सारी, दोनों में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें थी, लेकिन एक दूसरे से चीज़ें बैलेंस थी। एक दूसरे की कमजोरियों को भी दूसरा व्यक्ति समझता था और उनको ढक लेता था, और जो दूसरे व्यक्ति की कमजोरी तो वो पहला व्यक्ति उनको ढक लेता था। लेकिन एसके ने इस चीज़ का अब फायदा उठाना शुरू किया। एसके ने क्या किया कि धीरे धीरे वो डीके के कान भरता गया, और कान भरते 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 उसने ये स्थिति ला दी कि आप दोनों जो हो, यानी कि बीके और डीके, वास्तविक रूप से डीके को इस स्तर पे वो व्यक्ति लाया कि आपके द्वारा ही ये सब कुछ चल रहा है। अगर आप नहीं हो तो ये कभी भी चलना संभव नहीं है, जो उनका व्यापार चल रहा था। धीरे धीरे वो, देखो, एक साइकोलॉजी में एक शब्द चलता है कन्फर्मेशन बाइस्ड, कि जब आप एक डायरेक्शन में सोचने लगते हो और जो आप सोच डेवलप करते हो उस डायरेक्शन के लिए, तो हर स्टेप पे आपको वही सोच नज़र आती है। यानी कि आप उसके दाएं बाएं नहीं। अगर मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध करना चाहता है, तो मेरी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी सी चीज़ों में, मेरे छोटे छोटे कामों में कमी निकाल के वो दोष सिद्ध करेगा। अच्छाइयों को एक साइड करने लग जाते हैं, और यही काम डीके करने लग गया था, और एसके यही चाहता था। एसके का इतना प्रभाव उस व्यक्ति पर, इतना अधिक प्रभाव होता गया कि वो सब कुछ भूलकर सिर्फ बीके की गलतियों को ही ढूंढने में अपना समय लगाने लगा। सब कुछ चल रहा था, बीके पूर्णतः अनभिज्ञ था, और डीके एक रणनीति रचते हैं, और उस रणनीति के तहत बीके को बाहर कर दिया जाता है। यानी कि व्यापार में उससे ये कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, और ये मेरे भरोसे चल रहा है, तो इसको मैं ही चलाऊंगा।
बीके बिल्कुल शांत भाव से और अपने संवेग को, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए और उससे साइड हो जाता है। अब देखो दोस्तों, जो एसके है वो यहीं तक नहीं रुकता है। अब बच्चा कौन? सिर्फ डीके, यानी कि एक बाधा दूर कर दी जो डीके को कहीं ना कहीं चीज़ों से संभालता था, उसको कोई भी गलत कार्य करने से रोकता था, उसके किसी भी गलत निर्णय में सहयोग नहीं करके उसको सुधार करके लागू करवाता था। वो सारी समस्याएं खत्म हो गई, यानी कि बीके के बाहर निकलते ही डीके पूरी की तरह एसके के पाले में चला जाता है। और एसके की प्रवृत्ति है, क्योंकि उससे पहले भी एक दो जगह उसने इसी तरीके की हरकतें की, और एक जगह तो ऐसी थी जहां पर उस व्यक्ति को पता लग गया था कि ये जो एसके है ये मेरे व्यापार के ताला लगवाएगा। समय रहते हुए उस व्यक्ति ने अपने संस्थान से उसे हटाया, अपने व्यापार से दूर किया, और उस दिन के बाद उस व्यक्ति का व्यापार बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता गया। लेकिन डीके इस बात को समझ ही नहीं रहा था। अब बारी डीके की थी, और डीके टारगेटेड था, अकेला था, उसे कोई समझाने वाला नहीं था, और धीरे धीरे डीके को अपने काबू में, अपने चंगुल में फंसाता हुआ चला गया। क्यों फंसाया गया? क्योंकि एसके बड़े तरीके से सपने दिखाना जानता था, और डीके को सपने बड़े पसंद थे। धरातल पे क्या है डीके को कभी मतलब नहीं था, और एसके इस बात को जानता था, इसीलिए डीके उसकी बातों में आता हुआ चला गया। आगे अगर हम इस कहानी की बात करें तो इस कहानी में आज भी एसके डीके को इस मोड़ पर लाता जा रहा है कि एक दिन डीके को या तो सुसाइड करनी पड़ेगी या अचानक गायब होना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतने कर्ज तले वो दबा देगा। अभी एक एसके के द्वारा नया षड्यंत्र रचा गया, और डीके उस षड्यंत्र के जाल बिछाते हुए आगे के स्टेप उठाने लगा है। आगे क्या होगा? डीके क्या इस चंगुल से निकलेगा या नहीं निकलेगा? एसके को इसमें क्या फायदा है, ये अभी हम देखेंगे। एक दूसरी कहानी और सुनते हैं। दोनों कहानियों से आपको चीजें और क्लियर होगी। एक दो दोस्त, एक आरके और एक पीके। आरके और पीके में भी डीके और बीके की तरह ही एक दोस्ती थी। फर्क इतना था कि व्यापारिक हित थे दोनों साथ साथ, यहाँ पर एक कॉमन मित्रता थी। इस मित्रता में कई बार आरके पीके को काफ़ी गुस्से में गलत बोल देता था, लेकिन पीके अमूमन उन बातों को टाल जाता था, क्योंकि पीके का मानना था कि आरके दिल का बड़ा साफ है। आरके के साथ समस्या क्या थी कि आरके में गुस्सा अधिक है, बड़पोलापन जिसे हम गांवों में कहते हैं वो बहुत अधिक है। वो व्यक्ति विवेक काम न करके तात्कालिक प्रतिक्रिया में विश्वास करता है, और उस आरके का मानना है कि वो जो कहता है वही होता है, उसके दाएं बाएं कभी भी कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी पीके और आरके की दोस्ती बराबर चल रही थी। यहां पर भी एक दोस्त आता है एके। एके को आरके की कमजोरियां पता थी कि आरके में गुस्सा अधिक है, अहंकार भी अधिक है। आरके की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसे सिर्फ उसकी बातें सुने कोई और उसको चढ़ाता रहे, यानी कि उसकी प्रशंसा करता रहे कि आरके ने जो कह दिया वही दुनिया में सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं। धीरे धीरे एके आरके को इस तरीके से ऊपर लाता गया, और आरके को पता ही नहीं था कि एके उसका किस तरीके से यूज कर रहा है।
यहां पर जो गेम खेला गया, गेम ये खेला गया कि पहले आरके को पीके से दूरी बनवाई गई। दूसरी चीज, वो व्यक्ति आरके को पूरे समाज के सामने ये सिद्ध करने की स्थिति में लेके आ गया कि आरके जो है वो बहुत ही गलत व्यक्ति है। आरके वास्तविक रूप से गलत नहीं है, उसमें क्रोध है, अहंकार है, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने आप को शांत भी कर लेता है, रियलाइज भी करता है कि मैंने गलती की, और रियलाइज करने के बाद चीज़ें संभल जाती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आरके की स्थितियां परिवर्तित होती जा रही थी। डेली एके उसको कोई ना कोई चीज़ एक देता, यानी कि यहाँ तक थी, एक मेरा दोस्त है, वो दोस्त कहता है कि गैस निकालते थे, यानी बातों, जितनी बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, जैसे लोग कहते हैं ना चुगली करना, चुगली करेंगे, लोगों के घरों के अंदर तक की बातें बाहर लाएंगे, चटपटाहट। वो दोस्त दो शब्द काम में लेता है, एक गैस निकालना और एक चटपटाहट। उन दोनों में बड़ा मजा आता था दोनों दोस्तों को। तो ये जो चल रहा था, लोगों के घरों की अंदरूनी बातों की चर्चा करना, महिलाओं के बारे में चर्चाएं करना, एक दूसरे के कमियां निकालना, लोगों को डांटना, यहाँ तक कि गुस्सा इस लेवल पे करना कि कोई उससे लड़े आके। आरके को ये स्थिति उत्पन्न की एके ने। आरके को अब एक नया भ्रम उत्पन्न हुआ कि मैं भगवान हूं, मैं जो कहता हूं वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। यानी कि जो आरके ने बात कह दी, उसके दाएं और बाएं कोई कार्य नहीं होगा, सिर्फ वही कार्य होगा। और इसी कारण वो व्यक्ति भविष्यवक्ता हो गया, भविष्यवाणियां करने लग गया। उसके अंदर भी एक नया गुण डेवलप हुआ जो उसको खुद को नहीं पता लग रहा था। वो सोच रहा था कि सच में ही मैं भविष्यवक्ता हो गया या मेरे ही भरोसे ये दुनिया चल रही थी। ये भ्रम उत्पन्न धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और बढ़ने की स्थिति, एक कहावत चलती है, एक कहानी है छोटी सी 2 लाइन की, वो भी बीच में सुना देता हूँ। एक किसान था, किसान अपनी बैलगाड़ी लेके जा रहा था और उसके नीचे एक कुत्ता चल रहा था। उस कुत्ते को ये भ्रम था कि ये जो गाड़ी है ये मैं चला रहा हूँ, यानी कि मेरे द्वारा गाड़ी चलाई जा रही है। किसान समझ गया था, उसकी अकड़ देख के। किसान के हाथ में एक पतली सी डंडी थी, उसके एक मारी जोर से और कुत्ता काँव काँव करते बाहर चला गया। ठीक है, तब उसको पता लगा कि गाड़ी तो बैल चला रहे थे, यानी कि वास्तविक रूप से गाड़ी एक व्यक्ति नहीं चला सकता। एक व्यक्ति का निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता। निर्णय वो होता है जो तार्किक रूप से लिया गया हो, सोच समझ के लिया गया हो और विचार विमर्श करके लिया गया हो, वो निर्णय हमेशा सही माना जाता है। लेकिन आरके के अंदर एके के द्वारा ये भ्रम कर दिया गया कि जो तुम कहते हो, यानी आप जो कहते हो वही सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। देखते हैं कि एके और आरके की भी स्थिति क्या रहती है आगे। तो दोस्तों, जो हम दोनों कहानियों में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम डार्क पर्सनैलिटी की। इनमें डार्क पर्सनैलिटी कौन है? डार्क पर्सनैलिटी क्या होती है? यदि हम पहले इसकी चर्चा करें तो देखो, ये एक व्यक्तित्व का गुण है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में शील गुण कहते हैं। एक शील गुण होता है जो काला व्यक्तित्व, डार्क पर्सनैलिटी जिसे कहा गया है। इस व्यक्ति में जो गुण होता है, इसमें जोड़ तोड़ करने में ऐसा व्यक्ति माहिर पाया जाता है तथा अपने निजी हितों के लिए अन्य लोगों को यूज करता है। जैसे कहते हैं दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना। मनोविज्ञान में डार्क पर्सनैलिटी को मनोरोगी माना गया है।
मनोरोगी क्यों माना गया है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति में सहानुभूति की कमी पाई जाती है। अक्सर इस व्यक्ति को थ्रिल और रोमांच चाहिए हर बात में, जैसे कहते हैं ना, चटपटाहट चाहिए इसे। और ऐसा व्यक्ति में संवेदनशीलता नहीं होती है, इसलिए इसको मनोरोगी में माना गया है। ऐसे व्यक्ति में अहंकार अधिक पाया जाता है। अहंकार यानी कि ये व्यक्ति समाज में स्वयं की प्रशंसा, उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहता है हमेशा, और प्रत्येक समय स्वयं की बढ़ाई सुनना चाहता है, स्वयं की अच्छाई, स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहता है, कभी भी बुराई नहीं सुनना चाहता। अगर आपने इसकी बुराई की तो इसके पास तर्क बहुत हैं स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए। ऐसे व्यक्ति की हम कैसे पहचान करें? देखो, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये कभी भी सहमति नहीं दिखाते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्तियों में दयालुता नहीं होती। ये लोगों के साथ मिलना जुलना तो पसंद करते हैं, लेकिन ये दिखावा होता है, मन से नहीं मिलते हैं। और ऐसे व्यक्ति कुछ भी पाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, उस समय कभी भी कड़वाहट में नहीं बात करेंगे। इसको जो चाहिए मीठेपन से लेते हैं और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के लेते हैं, स्वयं कभी भी सामने नहीं आते हैं। ऐसे व्यक्ति आवेश में रहते हैं, यानी कि आवेश कभी कभी बुरा नहीं होता, लेकिन लगातार आवेश बुरा होता है। और आवेश के दो तरीके अपनाते हैं। देखो, ऐसे व्यक्ति, एक है कि आवेश को सीधा प्रदर्शित करना, यानी कि क्रिया की तात्कालिक प्रतिक्रिया देना, और एक होता है उस आवेश को अलग डायरेक्शन में यूज करना, जो सामने वाला यही समझे कि इस व्यक्ति में आवेश है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जो होता है सामने वाले व्यक्ति को जानबूझकर नीचे दिखाता है, उसकी किसी भी सार्वजनिक जगह पर इंसल्ट करना, जैसे कहते हैं ना कि तेरी औकात क्या है, तू क्या कर सकता है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, 5 व्यक्तियों के आगे ऐसी बातें करना, यानी कि उसे अपमानित करते हैं। ऐसा व्यक्ति उपहास बहुत उड़ाता है लोगों का पीछे से, सामने बहुत भला इंसान बन के रहता है, लेकिन पीछे से उपहास उड़ाने की ऐसे व्यक्ति की आदत पाई जाती है, और हमेशा व्यंग्यात्मक व्यवहार करता है। व्यंग आपको बाद में समझ में आते हैं, आपको ये लगता है कि ये मेरा बहुत हितैषी है, ये व्यंग्यात्मक नहीं है, ये अच्छी चीज कह रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से वो व्यंग्यात्मक शब्दों में बात करता है। भावनाओं को समझने में कठिनाई होती है, यानी कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भावनात्मक रूप से दूसरे को कभी समझना नहीं चाहते हैं, और ना ही स्वयं को समझ पाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर समय यही सोचने में निकालते हैं कि दूसरे व्यक्ति को कैसे नीचे दिखाया जाए। इनका एक ही मोटिव होता है, काम भी कर रहे हैं तो भी इनका काम के बजाय दिमाग इस चीज में अधिक होता है कि इस व्यक्ति को मैं कहां पर, यानी ऐसी चाल चलूं कि सामने वाले व्यक्ति को मैं रास्ते से हटा सकूं, उसकी इंसल्ट कर सकूं, उसकी बेइज्जती कर सकूं। ठीक है, उसका पूरे दिन यही काम होता है, दूसरे लोगों को कैसे नीचे दिखाया जाए। देखो, ऐसे व्यक्तियों से बचने का जो तरीका है, यानी कि जो सबसे बेस्ट तो होता है कि हमको ऐसे व्यक्ति के साथ से ब्रेक ले लेना चाहिए, उसके साथ हमारे संबंध हमें ख़त्म कर देने चाहिए। इसके अलावा अन्य लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देना चाहिए, और अपने आप को अन्य कार्यों में इस तरीके से व्यस्त कर दो कि उस व्यक्ति से आप कम से कम संपर्क में रहें। देखो, ये जो शब्द है डार्क पर्सनैलिटी, और जो आज इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, वास्तविक रूप से डार्क पर्सनैलिटी ऐसा ही होता है। ये आपके मित्र हो सकते हैं, आप हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस में उच्च अधिकारी और अधीनस्थ व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये आपके समाज में, आपके धर्म में, आपकी संस्कृति में ऐसे व्यक्ति आपके आसपास पाए जाते हैं।
और अमूमन ऐसे व्यक्ति हमेशा आपके नजदीक आने की कोशिश करते हैं, नजदीक आके फिर आपको नुकसान पहुंचाना प्रारंभ करते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।